हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर न्यू एजुकेशन। आज हम आपको करवाने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सिर्फ टॉपिक ही नहीं, उनके साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी करवाएंगे। तो देखो, ये जो चैप्टर है ना बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल, इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैम? तो इसमें मेनली 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मैम? तो देखते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी बेटा? मेटल और नॉन मेटल। जो आपके मेटल और नॉन मेटल है ना, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड है केमिकल रिएक्शन। किसकी? मेटल्स की। जो मेटल्स की केमिकल रिएक्शन है, सेकंड टॉपिक आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो तुम्हारा चैप्टर 1 था, जो उसमें रिएक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट थी, तो वो भी तो रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से ही हो रही थी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ आपका क्या है? अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा उस टॉपिक के अंदर से पूछा जाता है ना बेटा, वो पूछा जाता है कैल्सिनेशन प्रोसेस और एक रोस्टिंग प्रोसेस। तो हम इन दो प्रोसेस की बात करेंगे, और एक ये छोटी छोटी डेफिनेशंस, जैसे कि और की क्या होती है, गैंगवा पार्टिकल्स की क्या होती है, इनकी हम डेफिनेशंस करेंगे। तो अब हम बिना कुछ देरी किए फर्स्ट टॉपिक से उठा लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इस टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन इजी वे में देखते हैं। तो भाई आ गए फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या था हमारा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी? मेटल और नॉन मेटल की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे मेटल और नॉन मेटल की। तो बेटा ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इनके बारे में बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, अब देख, फर्स्ट क्या है? कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब कि कंडक्ट करना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। तो कौन करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? ऑफ कोर्स में मेटल करते हैं, और नॉन मेटल नहीं करते। याद रखना है, कंडक्शन में कौन कंडक्ट करते हैं? मेटल तो कंडक्ट करते हैं, लेकिन नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करते। सेकंड क्या है बेटा? अपना लस्टर। अब ये लस्टर का मतलब क्या होता है? लस्टर का मतलब होता है चमकना। क्या होता है लस्टर का मतलब? चमकना। अब मेटल्स जनरली चमकते हैं, हम कोई भी नई चीज़ मेटेलिक लेके आते हैं तो वो चमकती है ना, लेकिन जो नॉन मेटल है वो नहीं चमकते। लेकिन बेटा इनमें आ जाता है एक एक्सेप्शन। क्या आ जाता है? एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं ये पूछे जाए या नहीं, लेकिन एक्सेप्शन जरूर पूछे जाएंगे। लस्टर का जो एक्सेप्शन है वो है आयोडीन और डायमंड। अब ये दोनों चीज़ है तो नॉन मेटल, और मैंने क्या कहा कि नॉन मेटल तो चमकते ही नहीं, और ये दोनों चीज़ें नॉन मेटल है लेकिन ये चमकती हैं। तो ये नॉन मेटल का क्या हो गया? एक्सेप्शन। कोई भी पूछ ले कि लस्टर, ऐसे कौन से नॉन मेटल्स है जो लस्टर करते हैं, चमकते हैं, तो बोलना आयोडीन है और एक डायमंड है। क्या है? आयोडीन और डायमंड। अब अगला देखते हैं मैलेबिलिटी। क्या देखेंगे? मैलेबिलिटी। अब मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, मैलेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट जिसकी क्या हो, जो कोई भी एलिमेंट है ना, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सके, मतलब उसकी एबिलिटी हो कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए। क्या कहा मैंने? कि कोई भी एलिमेंट जो थिन शीट में कवर हो सके, उसको क्या कहते हैं? मैलेबिलिटी। अब जो मैलेबिलिटी होती है ना बेटा, वो मेटल्स तो करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते। लेकिन मेटल्स में भी सबसे ज़्यादा मैलेबल कौन है? ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए। कौन? गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर। एक आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी, क्या है? डक्टाइल। अभी डक्टाइल क्या होता है? डक्टिलिटी भी बोलते हैं जिसको कई लोग। तो डक्टाइल क्या होता है बेटा? कि कोई भी एलिमेंट, उसकी एक ऐसी एबिलिटी कि वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सके। समझ में आया? मैलेबिलिटी में तो है थिन शीट में कन्वर्ट, और डक्टाइल में है थिन वायर में कन्वर्ट। तो थिन वायर में मेटल्स तो कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल नहीं हो सकते। अब डक्टिलिटी जो है, डक्टाइल जो है, मेटल में सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन है जो सबसे ज़्यादा थिन वायर में कन्वर्ट हो सके? वो है अपना गोल्ड। गोल्ड क्या है? Au। तो वो है अपना गोल्ड। इसके बाद आता है बेटा डेंसिटी। अब डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? ऑफ कोर्स डेंसिटी बेटा मेटल की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल, क्योंकि मेटल के सारे एकदम बिल्कुल पास रहते हैं, तो उनकी क्या होती है? डेंसिटी ज़्यादा होती है। फिर बात आती है बेटा सोनोरिटी। अब ये सोनोरिटी क्या होता है? सोनोरिटी होता है बेटा आपका मेटेलिक साउंड, मेटल का साउंड। सोनोरिटी क्या होता है अपना? मेटेलिक का साउंड होता है। अब जैसे कि एग्जांपल, जब हम मंदिर में जाते हैं तो वो जो हमारा घंटी होती है,
ऐसे टन 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 करते हैं। तो ये देखो, ये जैसे ही आप ऐसे टर्न करते हो तो मेटल से मेटल नहीं भिड़ रही, तो वहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको मेटेलिक साउंड क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। अब ये कौन करता है, ऑफकोर्स मेटल करते हैं और नॉन मेटल नहीं करते। फिर बात आती है बेटा फिजिकल स्टेट। अब देखो जनरली जो मेटल होते हैं ना वो सॉलिड इन नेचर में रहते हैं जनरली, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विड और गैस में कुछ हो, बट सबसे ज़्यादा आप 95% लगाओ कि क्या होंगे, ये सॉलिड स्टेट में होंगे, और जो हमारे नॉन मेटल है वो होंगे सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। फिर बात आती है अपनी हार्डनेस। अब हार्ड कौन होते हैं, ऑफ कोर्स मेटल ज़्यादा हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। मैंने क्या कहा, मेटल ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन दो ऐसे मेटल हैं सोडियम और पोटेशियम जो क्या है बेटा, जो हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। इनको ना चक्कू से भी काटा जा सकता है, नाइफ से भी कटेबल होते हैं। कौन कौन से, एक तो सोडियम और एक पोटेशियम, ये दोनों ही क्या है हमारे मेटल है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, हार्डनेस के एक्सेप्शन है। अब ये जैसे डायमंड है, डायमंड क्या है अपना नॉन मेटल है, ये भी एक्सेप्शन है। डायमंड कितना ज़्यादा हार्ड होता है, ये किसके एक्सेप्शन है, ये नॉन मेटल के एक्सेप्शन है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई तो दोबारा बताती हूँ। देख बेटा, मेटल में मैंने क्या बोला, मेटल में कि जो हार्डनेस है वो ज़्यादा होती है, लेकिन दो बंदों की कम है। कौन दो बंदे, सोडियम और पोटेशियम। नॉन मेटल में क्या बोला मैंने कि हार्डनेस होती ही नहीं है, लेकिन एक बंदा है जो कहता है ना भाई मैं तो हार्ड हूँ। कौन है वो है अपना डायमंड। कौन है, डायमंड। फिर बात आती है किसकी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑफ कोर्स वैसे तो मेटल का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल, नॉन मेटल का कम होता है। ऐसा रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि है ही नहीं, कम है, कम है, इसका बहुत ज़्यादा है। ऐसी हार्डनेस इसकी बहुत ज़्यादा, इसकी है लेकिन कम है बेटा। समझ में आई बात। अब इसका ज़्यादा और इसका कम नॉन मेटल का, लेकिन जो गैलियम और सीजियम है ना ये अपने मेटल है। अब मैंने तो कहा था मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इन दोनों का कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। इन दोनों को अगर तुम हाथ में ले लोगे ना और ऐसे हाथ में ऐसे कर दोगे, हाथ पे सिर्फ गर्मी दिखा दोगे तो पिघलने लग जाते हैं। समझ में आई बात। तो ये क्या होते हैं, गैलियम और सीजियम है मेटल, लेकिन ये बिल्कुल भी इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। समझ में आई। तो ये थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट किस चीज़ का, केमिकल रिएक्शंस देखते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट है, कौन से वाली, मेटल के लिए। तो चलिए देखते हैं। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या था, केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल। तो मेटल की केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तीन है आपकी। एक तो मेटल की रिएक्शन करवाना एयर में, एक मेटल की रिएक्शन करवाना पानी के साथ, और एक मेटल की रिएक्शन करवाना है एसिड के साथ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि मेटल की रिएक्शन कैसे होगी एयर के साथ। तो देख बेटा, मेटल, अब एयर में क्या प्रेजेंट है, एयर में ऑक्सीजन ही तो प्रेजेंट है। तो मेटल की रिएक्शन किसके साथ हुई, ऑक्सीजन के साथ हुई। जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड बना। क्या बना, मेटल ऑक्साइड। अब एक बात जो तुझे याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि जो मेटल ऑक्साइड होता है ना वो बेसिक इन नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड किस किस नेचर का होता है बेटा, बेसिक इन नेचर। किस नेचर का, बेसिक इन नेचर का। जैसे देख एग्जांपल देख, तो मेटल मैंने लिया जिंक, ऑक्सीजन ले ली O2, जब मैंने इनकी रिएक्शन करवाई तो ZnO मिला। ऐसे ही जब कॉपर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो CO बना। तो मतलब क्या था, ये भी मेरा मेटल ऑक्साइड है तो ये भी बेसिक इन नेचर होना चाहिए। ये भी कॉपर ऑक्साइड है तो ये भी बेसिक इन नेचर होना चाहिए। ये भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो ये भी बेसिक इन नेचर होना चाहिए। बात तो यही थी। लेकिन जब हमने ये रिएक्शंस करवाई ना तो हमने क्या देखा कि ये दोनों तो बेसिक इन नेचर थे, लेकिन जो ये बंदा था ना एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये एसिडिक नेचर भी था। देखो बेसिक नेचर तो था ही लेकिन साथ में एसिडिक नेचर भी। ऐसा कैसे हो गया कि एक ये मतलब ऑक्साइड एसिडिक नेचर भी बिहेव कर रही है और बेसिक नेचर भी। तो बेटा करती है ऐसी कुछ ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर बिहेव करती है और बेसिक नेचर भी, उनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है, जो एसिडिक भी बिहेव शो करे और बेसिक दोनों नेचर शो करे, वो क्या कराएंगी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल बोले तो ये रहा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रिएक्शन करके दिखाना कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है हमारा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। अब कोई आपसे पूछ ले भाई मेरे को तो प्रूफ करके दिखा, मैं तो ऐसे ना मानूं,
मुझे क्या है इससे पता कि तू मुझसे सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो तुम्हें ये रिएक्शन करके दिखानी है। ये रिएक्शन क्या है मैम? इन रिएक्शन से पहले एक रिएक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए, और रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो मैंने तुम्हें चैप्टर 2 में बताई थी। चैप्टर 2 का 1 शॉट भी आ चुका है अपना, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले भी आ चुका है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले में बताई थी। अब वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी बेटा? वो थी कि एसिड को बेस से मिलाएंगे तब क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? सोल्ट प्लस में पानी मिलेगा। तो कहाँ लिखवाऊँ? यहाँ लिखवा दूँ। देख, एसिड था, उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई बेटा? बेस के साथ करवाई। तो मेरे को क्या मिला? मेरे को मिला सोल्ट प्लस में पानी। इतनी बात पता थी? इतनी बात पता है मैम? नहीं पता थी तो अब पता चल गई, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो। ये क्या है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। जब मैंने इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाई, ये एसिड है ना बेटा, एच जिसमें आ जाता है वो ज़्यादातर एसिड होते हैं, तो ये एसिड की रिएक्शन मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ करवाई। तो मैंने देखा कि एक तो मेरा सोल्ट मिला और साथ में मिला मेरा पानी। अब तुम इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में एक कॉमन चीज देखो। अब वो कॉमन चीज क्या है? देख बेटा, यहाँ पर भी सोल्ट है, यहाँ पर भी सोल्ट है, ये भी पानी है और ये भी पानी है। तो मतलब रिएक्शन तो इन दोनों के बीच में हुई है, एसिड और बेस। ये मुझे पता है एसिड है, ये नहीं पता मुझे किस नेचर का है। तो ये बेस नेचर का होगा, तभी तो एसिड और बेस मिले तो सोल्ट और मुझे पानी मिला। आई बात समझ में? तो इससे तो मुझे ये पता चला, अच्छा तो ये बेस की तरह भी बिहेव करता है, तो मतलब बेसिक इन नेचर तो है। फिर मैंने इसकी दोबारा रिएक्शन करवाई, और अब की बार इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन करवाई। देख, पहले एसिड के साथ करवाई थी, अब की बार किसके साथ करवाई? बेस के साथ। जब मैंने ये रिएक्शन करवाई तो यार मैं शॉक हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मुझे फिर से वही चीज़ मिली, एक तो सोल्ट मिला और एक पानी मिला। ऐसा कैसे हो गया? अगर ये सोल्ट और पानी है तो मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन हुई है, और अगर ये मेरा बेस है तो ये मेरा क्या होगा? एसिड होगा। मतलब ये बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है और एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है। और ऐसा कोई ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी, उसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। प्रूफ पूछ ले तो ये दोनों रिएक्शन करके दिखा देना। अब हमने बात कर ली मेटल जो रिएक्ट हुआ किसके साथ? एयर के साथ। अब हम बात करते हैं कि मेटल रिएक्ट किसके साथ हुआ बेटा? पानी के साथ। किसके साथ? पानी के साथ, अपने H2O के साथ। अब देख बेटा, ये जो मेटल था ना, मेटल जब ये पानी के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। और साथ में निकलेगी H2 गैस। क्या निकलेगी? H2 गैस निकलेगी, मेटल ऑक्साइड। अब एक बात और ध्यान से सुन मेरी। क्या बात? ये जो मेटल ऑक्साइड होता है ये किस नेचर का होता है? बेसिक इन नेचर। यही तो बात कर रहे थे हम, जो मेटल ऑक्साइड है वो किस नेचर का? बेसिक इन नेचर। चलो ये बात तो याद होगी तुम्हें। देख बेटा, मेटल की पानी के साथ रिएक्शन करवाई तो मेटल ऑक्साइड बना। अब मैंने क्या करा? अपना दिमाग लगाया और क्या करी? मेटल ऑक्साइड था ना, इसमें और पानी डाल दिया। ये मेटल ऑक्साइड यहाँ लिया, इसमें और पानी डाल दिया। जब मैंने इसमें पानी डाला ना तो मेरा मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया, मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। तो इससे मुझे एक बात पता चली, और वो बात क्या थी? कि मेटल में अगर मैं पहले ही ज़्यादा पानी डाल दूं तो सीधी मेरे को मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगी और साथ में H2 गैस रिलीज होती हुई मिलेगी। अब आप कहोगे मैम ये रिएक्शन तो सिंपल है, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे इसमें इंपॉर्टेंट था एम्फोटेरिक, जो आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो अब आने वाली है, वो है इसकी कंडीशंस। अब ये कंडीशंस क्या है मैम? तो पहले मैं तुम्हें बताती हूँ। देख बेटा, कुछ एलिमेंट होते हैं जो हाई रिएक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत ही लो रिएक्टिव होते हैं। अब हमें कैसे पता मैम कि कौन हाई है, कौन लो है, कौन मीडियम है? तो वो जो रिएक्टिविटी सीरीज आएगी ना उसमें बताऊंगी मैं तुम्हें कौन हाई है, कौन लो है, कौन बीच वाला मीडियम है। ठीक है, उससे पहले तो समझ, जैसे कि हाई रिएक्टिव ना, मैंने मान लिया हाई रिएक्टिव ये है सोडियम और पोटेशियम, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जब मैंने इन पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन इस एक्सेस H2O के साथ करी तो मेरा बना तो हाइड्रोक्साइड, बनी तो H2E बनी तो हाइड्रोक्साइड, लेकिन साथ में हीट एनर्जी और निकली। तब मुझे पता चला कि अगर मैं हाई रिएक्टिव एलिमेंट लूँगी ना, हाई रिएक्टिव, और उनकी पानी के साथ रिएक्शन करूँ तो मेरी हीट एनर्जी भी निकलती है। और दूसरी चीज़, मतलब पहली चीज़ तो होगी हीट एनर्जी निकली, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि ये तो ठंडे पानी में ही रिएक्शन होगी। मतलब कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट लिया, उसके साथ पानी डाला, मतलब उसके साथ पानी डाला, और ये जो पानी डाला ना ठंडा ही पानी डाल दिया हमने, और तभी रिएक्शन होगी फटाफट। समझ में बात? अब दूसरी कंडीशन देखो, मैंने लिया मीडियम रिएक्टिव जैसे कि कैल्शियम। जब मैंने कैल्शियम की रिएक्शन पानी के साथ करवाई ना तो मेरा बना हाइड्रोक्साइड ही। हाइड्रोक्साइड कैसे पता चलता है? जिसके पीछे OH है वो हाइड्रोक्साइड होगा।
इतना पता होगा, नहीं पता तो अब पता चल गया यार, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोक्साइड बना और निकली H2, लेकिन इसके साथ हीट नहीं निकली बेटा, हीट नहीं निकली। तो मैंने देखा कि अगर मैं मीडियम रिएक्टिव ले लूँ एलिमेंट तो इसके साथ तो हीट ही नहीं निकलती। उसके साथ क्या होता है कि जो भी मेरा मीडियम रिएक्टिव होता है उसके साथ पानी के साथ रिएक्शन करवाते तो हीट नहीं निकलती। पहली बात तो हीट ही नहीं निकलती। दूसरी बात ये होती है गर्म पानी में रिएक्शन, हाई रिएक्टिव की हो रही है ठंडे पानी में, ये मीडियम रिएक्टिव की हो रही है गर्म पानी में। समझ में आई बात? तो ये दो ही ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है कि हीट नहीं निकलती और गर्म पानी में हो रही है। तीसरी बात, जो ये लेस रिएक्टिव होते हैं ना बेटा, लो रिएक्टिव, जैसे कौन सा एल्यूमिनियम है, आयरन है, मैंने एल्यूमिनियम बाबा ले लिया। एल्यूमिनियम की जब मैंने पानी के साथ रिएक्शन करवाई तो मैंने क्या देखा कि अब की बार तो मेरा हाइड्रोक्साइड ही नहीं बना। देखो ये OH वाले बन रहे थे, अब की बार OH वाला नहीं बना, अब की बार मेरा सिंपल ऑक्साइड बना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। क्योंकि एल्यूमिनियम लिया, आयरन लेते तो आयरन का ऑक्साइड मिलता। मतलब कि अगर लेस रिएक्टिव होंगे और पानी उनमें डाल दिया तो हमारा हाइड्रोक्साइड बनने ही नहीं वाला, हमारा क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। H2 गैस निकलेगी और हीट एनर्जी इसमें भी नहीं निकलेगी। और ये वाली जो रिएक्शन हुई ये हुई बेटा स्टीम में, भाप में, पानी की भाप में रिएक्शन हुई। तो ये है इसका इंपॉर्टेंट, ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है कि जब हाई रिएक्टिव होगा तो ठंडे पानी में, मीडियम रिएक्टिव होगा तो हॉट पानी में, लेस रिएक्टिव होगा तो स्टीम में। फिर बात, हाई रिएक्टिव है तो H2 और मतलब हीट एनर्जी निकलेगी, मीडियम में नहीं निकलेगी और लेस रिएक्टिव में नहीं निकलेगी। और लेस रिएक्टिव जो है, लो रिएक्टिव जो है, उनमें तो हमारी हाइड्रोक्साइड ही नहीं बनेगी, सिंपल ऑक्साइड बनेगी। अब आपकी एक और रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन विद किसके साथ, एसिड के साथ ना, वो भी चलो जल्दी से देखते हैं। तो भैया अब हम करते हैं कौन सा टॉपिक, अकरेंस ऑफ मेटल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले हम एक दो डेफिनेशन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहली है बेटा मेटलर्जी, कि ये मेटलर्जी क्या होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेटलर्जी है ना एक साइंस, मतलब एक ब्रांच है किसकी, साइंस की। साइंस के क्या बेटा, ये एक ब्रांच है। और इसके अंदर क्या काम होता है, इसके अंदर होता है कि मेटल को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना और इसको प्योर फॉर्म में लाना। तो ये होता है मेटलर्जी। समझ में आया कि एक प्रोसेस है जिसमें एक्सट्रैक्शन होगा मेटल का और उसको प्योर फॉर्म में लाया जाएगा, इसी को मेटलर्जी कहते हैं। कि ये जो मेटल्स हैं जो भी हम देख रहे हैं, जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखे, वो हमें सभी ऐसे ही थोड़ा ना मिल जाते हैं, उनको निकालना पड़ता है। बहुत सारे मेटल्स होते हैं ऐसे, उनमें से उनको निकालना पड़ता है प्योर करके। तो वो जो साइंस है, ब्रांच है साइंस की, वो उनको क्या कहेंगे हम, मेटलर्जी। अब सेकंड पॉइंट आता है बेटा और। अब ये और क्या होता है, मैं देखो, और भी एक मिनरल ही है। अब मिनरल क्या होता है, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है ना, वहाँ पे मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स के अंदर होता है और। मतलब कि क्या, कि ये देख, जैसे पूरा मिनरल है, इसके अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें हाई परसेंटेज हो एक पर्टिकुलर मेटल के या किसी एलिमेंट के, ठीक है। जैसे कि ये वाली जगह है, इसमें हाई परसेंटेज है किसी चीज़ का, तो उसको क्या कह देते हैं हम, और कह देते हैं। जैसे पढ़ो, दोज मिनरल्स विच कंटेन, कि ऐसे मिनरल्स जो कंटेन करते हैं कोई भी पर्टिकुलर मेटल हाई परसेंटेज में। जैसे यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर मेटल है, जैसे कि यहाँ पे सोडियम है, मान लो सोडियम या पोटाशियम, ठीक है। अब वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में है इस एरिया में, तो इस एरिया को तो कहेंगे और इस पूरे को क्या कहते हैं, मिनरल। तो इसी वजह से मैंने क्या कहा, ये और है तो पार्ट मिनरल का ही, कि ऐसे मिनरल्स है जो कंटेन रखते हैं हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। ये बात समझ में आ गई। चलो अगला देखते हैं। फिर आते हैं गैंगवा पार्टिकल, जो भी है ये। अब ये जो पार्टिकल होते हैं कौन से होते हैं भैया, ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जो हमारी और है ना, इसके अंदर कुछ कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, जैसे कि सोयल हो गई, ठीक है, और डस्ट हो गया, है ना। ये पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, इनको ही गैंगवा पार्टिकल्स कहते हैं। ये पूछा जाता है पेपर में, तो लिखना इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन और, जो और के अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, लाइक सोयल, डस्ट और ये सारी चीज़ें। समझ में आ गई। तो ये समझ में आ गई कि मेटलर्जी ब्रांच है साइंस की, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में विश्वास रखती है, मतलब काम करती है। और हमारा क्या है कि मिनरल ही है और भी, लेकिन कौन सा, जिसमें हाई परसेंटेज है किसी पर्टिकुलर मेटल की। तीसरी बात, हमने गैंगवा पार्टिकल की बात करी कि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है जो हमारे और में। अब देख बेटा, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल नहीं, इतना लंबा प्रोसेस है सारा।
अब हमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं पढ़ना, हम तो क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं। तो बात क्या है, मैं एक बार तुम्हें समझा दूँ ऊपर ऊपर से। तो क्या होता है, सभी चीज़ के और प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया अर्थ क्रस्ट में ये और प्रेजेंट होते हैं। अब इस और में से तो कोई पर्टिकुलर मेटल हमें निकालनी है, तो कुछ हाई रिएक्टिव होंगी, कुछ मीडियम रिएक्टिव होंगी और कुछ लो रिएक्टिव होंगी। ये कैसे पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें हमने बात करी थी। कार्तिक ने क्या मांगी थी बताओ, कमेंट में लिख देना क्या मांगी थी और फिर उसे कौन सी मिली। तो देख बेटा, मेटल हाई रिएक्टिव, ये मीडियम रिएक्टिव, ये लो रिएक्टिव। अब जो हाई रिएक्टिव है ना, उसके अंदर हम एक ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस, जो हम आपको भी नहीं करवाएंगे क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आपको ये करनी है तो आप हमारा वन शॉट देख सकते हो। क्या लिखोगे आप, लिखना मेटल एंड नॉन मेटल्स वन शॉट और लिखना न्यू एजुकेशन क्लास 10, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देख बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जो हम इसमें नहीं बताने वाले क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो ये मीडियम रिएक्टिव होते हैं ना बेटा, ये जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट थे, मेटल्स थे, ये जनरली है ना दो फॉर्म में मिलते हैं यहाँ पे अर्थ क्रस्ट में। कौन कौन से में, एक तो फॉर्म होती है कार्बोनेट, चाहे तो कार्बोनेट में मिलेंगे या फिर मिलेंगे हम सल्फाइड में। अब हमें क्या करना होता है, अब हम उनको प्योर करके निकालना होता है। तो कार्बोनेट में तो हम एक प्रोसेस लगाते हैं कैल्सिनेशन, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और सल्फाइड और में हम करते हैं रोस्टिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों काम एक ही करेंगी। देख, ये कार्बोनेट और थे, सल्फाइड और था। कार्बोनेट और में कैल्सिनेशन करी, सल्फाइड और में रोस्टिंग करी। बताऊंगी क्या होती है कैल्सिनेशन रोस्टिंग, पहले ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लो। दोनों प्रोसेस करने के बाद इसको ऑक्साइड लिया है मेटल में, फिर वही होगा, उसका रिडक्शन करेंगे, कार्बन कुर्बन से कुछ करेंगे। अब वो चीज़ देखनी हो तो तुम वो वीडियो देख सकते हो। फिर आता है प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल, प्योरीफाई इसी प्रोसेस से करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है। वो वाला जब तुम वन शॉट देखोगे तुम पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक करवा रखा है यार वन शॉट। अब देख, अब कुछ होते हैं लो रिएक्टिव मेटल। अब लो रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं, जनरली सल्फाइड और में प्रेजेंट होते हैं। जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं वो कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं। जो लो रिएक्टिव ज़्यादातर सल्फाइड और में प्रेजेंट होते हैं। जो सल्फाइड और में प्रेजेंट होंगे उनकी फिर से रोस्टिंग होगी। देख, सल्फाइड और की रोस्टिंग होती है, सल्फाइड और की रोस्टिंग होगी, फिर हमें मेटल मिलेगा और उसकी रिफाइनिंग होगी। समझ में आई बात। अब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ ये प्रोसेस देखेंगे कि कैल्सिनेशन, कि कार्बोनेट और से ये कैसे बना और सल्फाइड और से ये कैसे बना, रोस्टिंग प्रोसेस लग गई। समझ में आई। और अगर ये पूरा कंसेप्ट तुम्हें समझ रहा हो तो तुम उस वीडियो पे जा सकते हो। तो चलिए देखते हैं जल्दी से ये। तो देख बेटा, जो ये हमने आपको बताया इसमें से हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है। तो इसको देखते हैं पहले, ठीक है। तो हमने क्या करा, कैल्सिनेशन प्रोसेस को देखते हैं। अब देख, कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होगा, मैंने एक बात बताई कि कैल्सिनेशन प्रोसेस किसका होगा, कार्बोनेट और का होगा। और ये कार्बोनेट और में प्रेजेंट ही होगा। और तो मैंने क्या कहा कि एक कार्बोनेट और होगा ना बेटा, कार्बोनेट होगा। और कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन का मतलब क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल कार्बोनेट और को हीट करना। कार्बोनेट और को हीट करा, मुझे मिल गया मेरा मेटल ऑक्साइड। देख, ये था कार्बोनेट और, कैल्सिनेशन प्रोसेस लगाई और मिल गया ऑक्साइड। मतलब कैल्सिनेशन में कुछ नहीं करा, सिर्फ इसको हीट किया है। सिर्फ क्या किया, इसको हीट किया। यही तो कह रही हूँ, कार्बोनेट और को सिर्फ हीट किया और क्या मिल गई, मेटल ऑक्साइड मिल गई। एग्जाम्पल बोले तो मैम, देखे एग्जाम्पल देख, जिंक कार्बोनेट है, इसको मैंने सिंपली हीट करा तो मेरे को ऑक्साइड मिल गई और CO2 रह गई। CO2 का कुछ लेना देना नहीं है हमें, तो बस ये ऑक्साइड चाहिए थी। तो ये होता है कैल्सिनेशन प्रोसेस। समझ में आया। पूछ लेना कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है, तो लिखना सिंपल कि जो भी कार्बोनेट का और है उसे सिंपली हीट कर दो, उसके बाद आपको ऑक्साइड मिल जाएगी मेटल की। यही है बस कैल्सिनेशन प्रोसेस बेटा, समझ गए तुम। फिर इसके बाद आता है रोस्टिंग। अब रोस्टिंग में भी कुछ नहीं है। देख, रोस्टिंग प्रोसेस किसका होना है, जो सल्फाइड और होगा, तो सल्फाइड और होगा, उसका रोस्टिंग प्रोसेस होगा और वो फिर से ऑक्साइड ऑफ मेटल में होगा, है ना। तो देख, सल्फाइड और है, इसको भी हीट किया, देख इसको भी हीट किया था, इसको भी हीट किया। लेकिन एक अलग बात है इन दोनों में, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया गया है किसको, सल्फाइड और को। तो मुझे मेरा फिर से वही मेटल ऑक्साइड मिल गया। समझ में आई बात। तो ये इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग में क्या कहेंगे कि सल्फाइड का और था, उसको हीट तो किया ही लेकिन साथ में ऑक्सीजन की भी प्रेजेंस थी, तो तब मुझे मेटल ऑक्साइड मिला। कैल्सिनेशन में क्या था, कार्बोनेट और था लेकिन सिंपली हीट किया। समझ में आई बात। एग्जाम्पल देख ले, ये हो गया मेरा सल्फाइड का और,
ऐसा लगा हुआ है सल्फाइड का और ये मेरी प्रेजेंस होगी ऑक्सीजन, देख ऑक्सीजन भी है, हीट है, तब मेरे जाके क्या बना, हमें मेटल ऑक्साइड मिला। कई बार पूछ लेते हैं कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस क्या है, तो हीट तो दोनों में ही लग रही है, लेकिन डिफरेंस पूछा मैंने, डिफरेंस क्या है बेटा, कैल्सिनेशन में होती है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, और रोस्टिंग में क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आई समझ में, देखो इतना ईजी था कैल्सिनेशन रोस्टिंग। और आप अगर ये पूरा समझना चाहो ना, ये भी बड़ा ईजी है, बस उसके लिए आप वो वन शॉट देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, और कोई भी डाउट हो ना बेटा तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यू एजुकेशन।